Hello, good morning student. I am Manpal Maurya. Today in class 12th we discuss Human Genome Project. इससे पहले हम आपको बता दें कि आपका जो हाफ ईयरली एग्ज़ामिनेशन है उस हाफ ईयरली एग्ज़ामिनेशन में आपका यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड से क्वेश्चन बनेंगे और यही आपको प्रिपेयर करना है कि यूनिट फर्स्ट में जो चैप्टर आपको पढ़ने हैं वो और यूनिट सेकंड टोटल ये 2 यूनिट आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम में दिए जाएंगे। तो हम इसको पढ़ने के बाद अपना सिलेबस एक बार फिर से रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग अपने पूरे सिलेबस को दोबारा जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम का सिलेबस है यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड ये कम्प्लीटली इसको आप रिवाइज करके वेल प्रिपेयर हो जाइए और क्वेश्चन आपके बोर्ड के तरह से होंगे जैसे बोर्ड में निर्धारित होते हैं। और उस क्वेश्चन में जैसे 2 सेक्शन बनाया गया है, एक ऑब्जेक्टिव सेक्शन है, दूसरा सब्जेक्टिव सेक्शन है। तो ऑब्जेक्टिव सेक्शन में 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव जो होंगे या 1 वर्ड होंगे क्वेश्चन, वे क्वेश्चन 19 हैं और उनकी संख्या 19 है, 19 नंबर की हैं। और फिर इसके बाद ऑब्जेक्टिव सेक्शन में ही आपके 2 मार्क्स के जो है 5 क्वेश्चन रखे गए हैं और फिर इसके बाद 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन रखे गए हैं, जबकि सब्जेक्टिव को जो सेक्शन है उस सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपके 2 मार्क्स के हैं, 4 क्वेश्चन 3 मार्क्स के हैं, 4 क्वेश्चन और 5 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। तो इस प्रकार से आपका जो हाफ ईयरली एग्ज़ामिनेशन है इसमें आपके क्वेश्चन बनाए गए हैं और ये आप जानिए कि वो क्वेश्चन बड़े ही इम्पोर्टेंट हैं और आप अपना रिवीजन अभी से करना शुरू कर दीजिए। तो चलिए आज की टॉपिक में हम आपको बताते हैं कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या होता है, ठीक है ना। हम पहले से ही पढ़ चुके हैं या हम पढ़ चुके हैं, आपको बता चुके हैं कि डीएनए में पाए जाने वाले जो बेस के सीक्वेंस होते हैं, ठीक है ना। डीएनए में पाए जाने वाले जो बेस के सीक्वेंस होते हैं, चाहे वो बेस एडेनिन हो या प्यूरिन हो, वही बेस सीक्वेंस किसी भी ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक इंफॉर्मेशन को डिटरमाइन करते हैं, निर्धारित करते हैं, ठीक है। अब दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिज्म या इंडिविजुअल्स का जो जेनेटिक मेकअप होता है उसके डीएनए के सीक्वेंस पर ही निर्भर करता है, यानी डीएनए सीक्वेंस में ही होता है। यदि 2 इंडिविजुअल्स एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं तो उनमें मिलने वाला जो डीएनए का सीक्वेंस होगा, ठीक है ना, सीक्वेंस भी कम से कम कुछ स्थानों पर भिन्न होंगे। वो सीक्वेंस भी क्या होंगे, उनमें जो डीएनए के सीक्वेंस होंगे वो भी क्या होंगे, प्लेस प्लेस पर क्या हो सकते हैं, भिन्न होंगे, ठीक है ना। अब ये जो पूरी कल्पना है, इस चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए एक प्रोजेक्ट चलाया गया जिसको ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के नाम से जाना गया, ठीक है ना। तो ये कल्पनाएं हम ह्यूमन जीनोम में उपस्थित कंप्लीट डीएनए सीक्वेंस का पता लगा के हम इस चीज को हम जान सकते हैं कि ये भिन्नताएं क्यों होती हैं। तो हमको ये कल्पनाएं ह्यूमन जीनोम में उपस्थित जो कंप्लीट डीएनए सीक्वेंस का पता लगाने के लिए क्या करती हैं, विवश करती हैं या हमको प्रेरित करती हैं कि हम पता लगाएं कि ये डिफरेंसेस क्यों एराइज होता है, ठीक है। तो आगे की तरफ हम चलते आगे। तो जब हम जानते हैं कि 2 इंडिविजुअल्स डिफरेंट होते हैं तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के थ्रू हम ये कह सकते हैं कि जेनेटिक इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी से किसी भी डीएनए के पीस को अगर हम आइसोलेट कर लें,
ठीक है, अलग कर ले डीएनए के पीस को, तथा उसको हम क्लोन कर ले या उसका हम कॉपी भी बना सकते हैं, ठीक है ना। तो हमको क्या मिलता है कि डीएनए के सीक्वेंस को डिटरमाइंड करने के लिए, किसी भी डीएनए के सीक्वेंस को डिटरमाइंड करने के लिए सिंपल तथा फास्ट टेक्निक की आवश्यकता पड़ती है। इसी कारण 1990 में यानी 1990 में ह्यूमन जीनोम को सीक्वेंस करने की शुरुआत की गई थी। 1990 में ह्यूमन जीनोम को सीक्वेंस करने की शुरुआत की गई थी या उसकी शुरुआत हुई थी। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एक मेगा प्रोजेक्ट होता है। ये क्या होता है? मेगा प्रोजेक्ट होता है। और ह्यूमन जीनोम में लगभग 3 गुणे इंटू 10 की पावर 9 बेस पेयर मिलते हैं। ह्यूमन जीनोम में जो बेस पेयर की संख्या होती है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं इन ह्यूमन जीनोम have 3 into 10 to the power 9 बेस पेयर। कितने बेस पेयर मिलते हैं? 3 into 10 to the power 9 बेस पेयर मिलते हैं। यदि हम कह लें कि ह्यूमन जीनोम सीक्वेंस को जानने के लिए अगर हम एक एक बेस पेयर को अच्छे प्रकार से जानने के लिए, तो हर एक बेस पेयर का जो कास्ट आता है, उसको जानने का जो खर्चा आता है, वो लगभग 3 यूरोज का खर्च आता है, ठीक है ना। 3 यूरोज का खर्च आता है। और पूरे प्रोजेक्ट पर जो टोटल खर्च आएगा वो लगभग, यानी ह्यूमन जीनोम के एक, यानी किसी भी सेल्स के एक पूरे जीनोम का जो खर्च आता है वो लगभग 9 मिलियन यूएस डॉलर होता है। यानी काफ़ी बड़ी रकम होती है ये। यदि प्राप्त सीक्वेंस को अगर हम ये जो सीक्वेंस है, इस सारे सीक्वेंस को अगर हम किसी बुक में टाइप भी कर ले, तो किसी बुक में जब हम इसको टाइप करेंगे और टाइप करने के बाद इसको हम बुक में जब लिखेंगे या छापेंगे, स्टोर किया जाएगा, तो हमको इनके पूरे सीक्वेंस को जानने के लिए, एक सीक्वेंस को जानने के लिए हमको 100 लेटर होंगे। और बुक्स कितने होंगे? बुक्स में कितने? जो 1000 पेज की एक बुक होगी, ऐसी हमको एक सेल्स के जानने के लिए ऐसी हमको लगभग 3300 बुक्स की आवश्यकता पड़ेंगी, यानी 3300 बुक की आवश्यकता होंगी पूरे ह्यूमन जीनोम को आइडेंटिफाई करने के लिए। इस प्रकार से ये काफ़ी लंबा प्रोजेक्ट था और इसको इनार्मस अमाउंट में जनरेट डाटा तथा स्टोरेज, रिट्राइवल और एनालिसिस के लिए जो हाई स्पीड कंप्यूटेशन डिवाइस की आवश्यकता होती है, ताकि हम आसानी से ज्ञात कर ले, और ये चीज़ किया गया है। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी के नए एरिया में तेज़ी से क्या हो गया, जो डेवलपमेंट होना शुरू हो गया और संभव हो पाया, जिसकी वजह से बायो इन्फॉर्मेटिक्स इसको हम कहते हैं। अब इसका लक्ष्य क्या होता है? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का एम ऑफ ह्यूमन, या हम कह सकते हैं गोल ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। तो जो गोल होता है वो क्या होता है? इसका लक्ष्य क्या होता है? गोल्स ऑफ HGP, यानी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का क्या लक्ष्य होता है? ह्यूमन जीनोम
प्रोजेक्ट। इसका जो लक्ष्य होता है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है, यानी इसमें अगर हम कह लें कि इसका जो गोल होता है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का, उसमें ह्यूमन के डीएनए में लगभग सभी जो जीन्स होते हैं वो 20,000 से 25,000 जीन्स को आइडेंटिफाई करना। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का जो पहला लक्ष्य होता है ह्यूमन डीएनए, ठीक है ना। ह्यूमन डीएनए के लगभग 20,000 से 25,000 जीन्स को आइडेंटिफाई करना। जीन्स को क्या करना? आइडेंटिफाई करना, इसका पहला उद्देश्य होता है। ह्यूमन डीएनए को बनाने वाले जो 3 बिलियंस केमिकल बेस पेयर्स होते हैं उनके सीक्वेंस को डिटरमाइन करना, ठीक है। दूसरा लक्ष्य होता है कि डीएनए में जो बेस सीक्वेंस है उनको क्या करना? डिटरमाइन करना, डिटरमाइन बेस सीक्वेंस इन डीएनए। तो डीएनए में जो बेस सीक्वेंस होते हैं उसको डिटरमाइन करने का काम किया जाता है। और ये बेस सीक्वेंस लगभग कितने होते हैं? 3 मिलियंस केमिकल बेस होते हैं जिनको डिटरमाइन करना। जो अबव इंफॉर्मेशन है, ठीक है ना, इनके लिए टूल्स या टेक्निकों में जो है उसको इम्प्रूव कराना, उनको क्या करना? इम्प्रूव कराना। तो प्रोजेक्ट द्वारा जितने भी, या हम कह सकते हैं कि इस प्रोजेक्ट के द्वारा उठाए जाने वाले जितने भी, जैसे अगर कह लें हम एथिकल, लीगल, सोशल इशू के बारे में विचार करना, यानी एथिकल, लीगल, सोशल और इशू के बारे में क्या करना होता है? विचार करना होता है। तो ह्यूमन जीन प्रोजेक्ट जो है 13 वर्षों का प्रोजेक्ट था। ह्यूमन जीन प्रोजेक्ट कितने वर्षों का प्रोजेक्ट था? वह 13 वर्षों का प्रोजेक्ट था। तो हमें कह सकते हैं कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो था वो कितने वर्षों का था? 13 ईयर। कितने वर्ष का था? 13 वर्षों का था, ठीक है ना। और जिसमें सबसे पहले यूएस डिपार्टमेंट का एनर्जी और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ द्वारा कोऑर्डिनेटेड किया गया था। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जब पहली बार चला था, ठीक है ना, तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में यूएस डिपार्टमेंट या एनर्जी ऑफ यूएस डिपार्टमेंट तथा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के द्वारा ये कोऑर्डिनेटेड किया गया था, ठीक है ना। प्रारंभ में यानी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के स्टार्टिंग में जो वेलकम ट्रस्ट यूनाइटेड किंगडम और फिर इसके बाद ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का मेजर पार्टनर था। जो मेजर पार्टनर क्या था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का? वेलकम ट्रस्ट था, जो यूके में है। अब ह्यूमन जीनोम का प्रोजेक्ट का बाद में चलकर जापान, फ्रांस, जर्मनी, चाइना व अन्य देशों ने भी इसमें सहयोग किया, ठीक है। अब यह प्रोजेक्ट 2003 में क्या किया गया था? कंप्लीट किया गया था। ह्यूमन जीनोम का जो प्रोजेक्ट है वह 2003 में क्या किया गया? कंप्लीट किया गया। तो ये 13 वर्षों का प्रोजेक्ट था। अब इसे जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कंप्लीटेड, यहाँ पे हम कह सकते हैं ह्यूमन
जीनोम प्रोजेक्ट completed 2003। तो ये 2003 में ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया गया था, ठीक है। और जब इसको कंप्लीट किया गया था तो इसमें देखा गया था क्या कि डिफरेंट काइंड के जो इंडिविजुअल्स में डीएनए होते हैं, उनके डीएनए के वेरिएशन से प्राप्त जानकारी से ह्यूमन को प्रभावित करने वाले जो हजारों डिसऑर्डर होते हैं, डिफरेंट काइंड के जो ह्यूमन में डिसऑर्डर होते हैं, उनके डीएनए के वेरिएशन से प्राप्त जानकारी से ये पता चला कि इनको हम आसानी से उनके जीन को डायग्नोसिस कर सकते हैं और उनको ट्रीटमेंट करके कभी कभी उनको रोकने के नए नए तरीके रिवोल्यूशन हो सकते हैं, जिससे ये डिजीज और बीमारियां क्या हो सके, ठीक हो सके। तो अब ह्यूमन बायोलॉजी को समझने के लिए, जो ह्यूमन की जो पूरी बायोलॉजी है उसको समझने के लिए जो इसके क्लू मिले, क्लू मतलब जो इसके रास्ते खुले, ठीक है ना, तो उसमें नॉन ह्यूमन ऑर्गेनिज्म के डीएनए सीक्वेंस से प्राप्त जानकारी के आधार पर, जो जिसे नॉन ह्यूमन हैं जो उनके जीनोम के प्राप्त आधार के जानकारी पर नेचुरल कैपेबिलिटी का प्रयोग करके हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, एनर्जी प्रोडक्शन, इन्वायरमेंट सभी चीज़ों में हम क्या कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं और डिफरेंट काइंड की बड़ी बड़ी चुनौतियों का हम सामना कर सकते हैं। तो बहुत से नॉन ह्यूमन मॉडल ऑर्गेनिज्म लाइक दैट अगर हम कह लें तो बैक्टीरिया, ईस्ट, ठीक है ना, अब ये सभी क्या है, नॉन ह्यूमन है। तो नॉन ह्यूमन है तो इन पर हम वर्क करके ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के सीक्वेंस या इनके डीएनए सीक्वेंस को जानकर हम इनमें कोई कैपेबिलिटी प्रोड्यूस करा के अपने से रिलेटेड जो फूड प्रोडक्ट हैं, अदरवाइज ड्रग्स हैं, इन सारी चीज़ों को क्या कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये ह्यूमन के लाइफ का बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत बड़ा टास्क होता है। बात समझ में आई? तो यहाँ पर बहुत से नॉन ह्यूमन मॉडल, जैसे बहुत से नॉन ह्यूमन मॉडल ऑर्गेनिज्म, जैसे हम कह ले बैक्टीरिया है, ईस्ट है, ठीक है ना, और इसके बाद हम ये कह ले ड्रासोफिला फ्रूट फ्लाई है, प्लांट में अगर हम कह ले तो राइस तथा एयरबायोडिस्पिस आज के ETC एक्सेप्ट्रा डिफरेंट काइंड्स के नॉन ह्यूमन मॉडल ऑर्गेनिज्म हैं। इनके सीक्वेंस से जानकारी हम प्राप्त करके ह्यूमन के जीनोम में क्या कर सकते हैं, परिवर्तन करा सकते हैं या डिफरेंट काइंड्स के सब्सटेंस को हम अचीव करा सकते हैं। तो आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। अब इसके मेथडोलॉजी जो होता है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का, उसका मेथडोलॉजी क्या होता है, मेथडोलॉजी यानी किस मेथड पर वो वर्क करती है या वर्क करती है, ठीक है ना। अब मेथडोलॉजी ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। यहाँ हम लिख सकते हैं मेथडोलॉजी यानी तरीका कैसे होता है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का आइडेंटिफाई करने के लिए। इस पूरे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए दो महत्वपूर्ण अप्रोच शामिल किया गया, ठीक है ना। पहला अप्रोच जो है समस्त या टोटल जीनोम है, जो कि आरएनए के रूप में
एक्सप्रेस्ड होता है। इसमें जो पहला तरीका है उसमें क्या है कि वह एक प्रकार का जीन्स है जो कि आरएनए के रूप में इसको हम एक्सप्रेस्ड होता है, उसको हम ले सकते हैं। तो एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग होता है, ठीक है ना, और जिसको हम क्या कहते हैं, ESTS, क्या कहते हैं, ESTS, ठीक है। तो इसको हम कह सकते हैं एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स, एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्ड, ये दो प्रकार से होते हैं, जिसको हम एक को कहते हैं एक्सप्रेस्ड सीक्वेंसेस टैग करके हम उसको बता सकते हैं कि कौन क्या हो सकता है, ठीक है ना। और दूसरा ब्लाइंड अप्रोच होता है। दूसरा क्या होता है, ब्लाइंड अप्रोच। दूसरा होता है ब्लाइंड अप्रोच, ठीक है ना। और इसमें हम सिंपली जीनोम के पूरे सेट का, जो पूरा जीनोम होता है उसके पूरे सेट का सीक्वेंस प्राप्त करते हैं, जिसमें समस्त कोडिंग, या हम कह सकते हैं जिसमें ऑल कोडिंग और नॉन कोडिंग सीक्वेंस उपस्थित होते हैं, ठीक है ना। तो इनके कार्यों के साथ डिफरेंट रीजन को निर्धारित करना या इनके सीक्वेंस को इनोवेशन करना या उनकी निर्धारण करना किया जाता है। तो एक होता है एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग और दूसरा होता है ब्लाइंड अप्रोच, ठीक है। तो ये है, अब देखो, किसी सेल्स के टोटल डीएनए की सीक्वेंसिंग के लिए पहले उस सेल्स को आइसोलेट किया जाता है। सबसे पहले क्या किया जाता है, उसको आइसोलेट किया जाता है, और आइसोलेट करके छोटे छोटे टुकड़ों में उसको हम क्या करते हैं, लेते हैं, यानी स्मॉल पीसेस में कलेक्ट कर लेते हैं। फिर इसके बाद हम उस डीएनए का एक बड़ा पॉलीमर होता है, जो डीएनए बहुत बड़े फ्रेगमेंट में होता है, सीक्वेंस होता है, ठीक है ना। तो उसको टेक्निकली हम क्या कर लेते हैं, लिमिटेड करके उसको स्पेशलाइज्ड करके छोटे छोटे टुकड़ों में क्या कर देते हैं, छोटे छोटे टुकड़े कर लेते हैं किसी डीएनए का। अब स्पेशलाइज्ड होस्ट को, यानी किसी स्पेशल होस्ट का हम यूज करते हैं, किसी भी स्पेशल होस्ट का क्या करते हैं कि यूज्ड करते हैं। उस स्पेशल होस्ट को हम क्या करते हैं, यूज्ड करते हैं। तो बाय द वे, अगर मान लीजिए सपोज करिए कि ये कोई पर्सन है, ये कोई क्या है, पर्सन है, लाइक दैट, यहाँ फिगर में देखिए, लाइक दैट ये पर्सन है। इस पर्सन से हम एक सेल्स को सबसे पहले एक्सट्रैक्ट कराएंगे, और उस सेल्स में पाए जाने वाले जो जीन होंगे वही ह्यूमन जीनोम कहलाएगा। तो इस सेल्स से हम क्या कराएंगे कि जो क्रोमोसोम निकालेंगे, तो क्रोमोसोम पर ही जीन पाए जाते हैं ऐसे। तो हम क्या करेंगे, उससे एक क्रोमोसोम्स निकालेंगे, और उस क्रोमोसोम से क्या करेंगे, हम उसके डीएनए को निकालेंगे। तो उसके डीएनए को ऐसे निकाल लिया, ऐसे, ठीक है। तो अब उस डीएनए का क्या करते हैं, हम रिप्लिकेट करवाते हैं, और बाइफरकेट होता है तो आरएनए में कन्वर्ट होता है, यानी उसकी स्टैंड क्या हो जाती है, ऐसे टूटने लगती है। तो जब ये टूटने लगेगी, तो अब इसी को हम क्या करेंगे कि सबसे पहले मेथडोलॉजी में इसमें हम करेंगे क्या कि किसी भी सेल्स को के टोटल डीएनए सीक्वेंसिंग के लिए सबसे पहले हम सेल से आइसोलेट करते हैं, उस इंडिविजुअल से सेल्स को क्या करते हैं, आइसोलेट करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इस इंडिविजुअल से आइसोलेशन करेंगे, आइसोलेशन ऑफ सेल्स,
सेल को आइसोलेट करेंगे। अब सेल्स को आइसोलेट करेंगे तो अब एक स्पेशल होस्ट का यूज करके डीएनए के फ्रेगमेंट की एक सुटेबल होस्ट की क्लोनिंग करते हैं। अब उसी होस्ट में उस डीएनए जो हम लिए हैं उसकी क्या करेंगे, क्लोनिंग करेंगे। सुटेबल होस्ट में क्या करेंगे, उसकी क्लोनिंग करते हैं। दूसरी प्रोसेस में हम क्या करेंगे, क्लोनिंग, यानी उसकी कॉपी बनाएंगे, ठीक है ना। और क्लोनिंग प्रत्येक डीएनए के पीस के एम्प्लीफिकेशन में सहायता प्रदान करते हैं। यानी जो डीएनए का पीस होता है उसके एम्प्लीफिकेशन में ये क्लोनिंग क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, और जिससे सीक्वेंस के बारे में जानकारी प्राप्त करना आसान हो जाता है। तो क्लोनिंग हमें इसलिए कराते हैं कि जो डीएनए का पीस होता है वो अगर लार्ज नंबर में होगा तो उसके सीक्वेंस के बारे में हमको जानकारी आसानी से प्राप्त हो जाती है। अब इसको हम क्या करते हैं, कॉमनली यूज्ड होस्ट बैक्टीरिया। अब इसमें जो हम किसी बैक्टीरिया का यूज कर देते हैं उसी को लेकर हम क्या करते हैं, उसी क्लोन को लेकर हम क्या करते हैं कि किसी बैक्टीरिया या ईस्ट में हम वेक्टर को, या हम कह लें बैक्टीरिया आर्टिफिशियली क्रोमोसोम्स उसमें तैयार करते हैं, ठीक है ना। तो ये ईस्ट आर्टिफिशियली क्रोमोसोम्स हम क्या करते हैं, तैयार करते हैं। तो इनमें डालकर उसमें, जैसे बैक्टीरिया हुआ, ईस्ट में इस जीनोम को डालकर उसका हम क्लोन तैयार कर लेते हैं। फिर ये फ्रेगमेंट को, इसके जो पाए जाने वाले फ्रेगमेंट होते हैं उसको ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंस का यूज कर हम इसको सीक्वेंस्ड करते हैं। यानी किसी भी फ्रेगमेंट को ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंस का यूज करके उसको सीक्वेंस में करते हैं, ठीक है ना। तो ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंस फ्रेडरिक सेंगर द्वारा डेवलप्ड मेथड है, ठीक है। और इस सिद्धांत पर कार्य करता है कि प्रोटीन में एमिनो एसिड का सीक्वेंस को ये डिटरमाइन करने का श्रेय, जो प्रोटीन में, किसी भी प्रोटीन्स में एमिनो एसिड के सीक्वेंस के डिटरमाइन करने का श्रेय सेंगर को जाता है, ठीक है ना। और इस सीक्वेंस को इसमें प्रेजेंट और ओवरलैपिंग रीजन के आधार पर अरेंज करते हैं। ओवरलैपिंग के आधार पर उसको क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। और फिर उस सीक्वेंस के लिए ओवरलैपिंग फ्रेगमेंट के जो जनरेशन की जानकारी होती है, तो वही जानकारी हमको सीक्वेंस या मनुष्य द्वारा जो लिए गए डीएनए हैं उसी स्पेशलाइज्ड कंप्यूटर पर बेस्ड कर दिया जाता है। उसको किस पर बेस्ड कर दिया जाता है, कंप्यूटर पर। इसी को हम क्या करते हैं, बेस्ड कर देते हैं इस प्रकार से। तो कंप्यूटर के जो आपका स्क्रीन है, इस स्क्रीन पर क्या हो जाता है, बेस्ड हो जाता है। और जब ये स्क्रीन पर बेस्ड हो जाता है तो इस पर हम साथ साथ उसके क्रोमोसोम्स को और उसके सीक्वेंस को हम आसानी से इस प्रोग्राम के द्वारा डिटरमाइंड कर सकते हैं, या इसी पूरे प्रोसेस को हम उसका मेथड कहते हैं। तो ओवरलैपिंग या फ्रेगमेंट के जनरेशन की आवश्यकता होती है। इस सीक्वेंस द्वारा मनुष्य में या ह्यूमन बीइंग्स में निम्नलिखित प्रकार के स्पेशलाइज्ड कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम डेवलप किए गए हैं, और इसकी व्याख्या हम क्रोमोसोम्स के साथ निर्धारित करते हैं। और देखते क्या है कि क्रोमोसोम्स एक का सीक्वेंस, ठीक है, एक क्रोमोसोम्स का सीक्वेंस जो क्रोमोसोम फर्स्ट है, क्रोमोसोम फर्स्ट का सीक्वेंस 2006 में कंप्लीट हुआ, ठीक है। कितने में, 2006 में कंप्लीट हुआ। यह
24 ह्यूमन्स क्रोमोसोम्स यानी 22 ऑटोसोम्स और एक्स और वाई क्रोमोसोम्स के सीक्वेंस के लास्ट में किए गए। और दूसरा चैलेंजिंग टास्क था जीनोम का फिजिकल तथा जेनेटिकल मेकअप तैयार करना। तो किसी भी जीनोम का फिजिकल और जेनेटिकल जो है मैप तैयार करना ही ये इस पूरे मेथड में आता है। तो ये टोटल था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, और इसका जो साइलेंट फीचर था, ठीक है, तो इसका नोट्स आप लोग प्रिपेयर कर लीजिएगा, अदरवाइज मैं नोट्स आपको सेंड कर दूंगा। तो साइलेंट फीचर ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, इस टॉपिक पे हम नेक्स्ट डे चर्चा करेंगे। तो साइलेंट फीचर क्या होता है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का, उसको हम नेक्स्ट टॉपिक में चर्चा करेंगे। और इसका जो है अगला क्लास होगा कि साइलेंट फीचर ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, और इसका यूज कहाँ होता है, फ्यूचर में इसके क्या चैलेंजेज होते हैं, और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होती है। तो ये आपका टोटल चैप्टर क्लियर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।